नमस्ते दोस्तों, शक्तिनंदन सर के साथ मैं शैलेश मंद्रे आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ITI के CBT एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हम इस सीरीज़ के 3 वीडियो पहले बना चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। मुझे स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस सीरीज़ में मैं पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, फिर एम्प्लॉयबिलिटी के, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के और अंत में ट्रेड थ्योरी के वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 93 छूट गया था। सो हम इस वीडियो में पहले क्वेश्चन नंबर 93 सॉल्व कर लेते हैं। What is the retardation of a car moving with a velocity of 50 km/h is brought to rest in 45 seconds? 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकंड में विश्राम में लाया जाता है, तो इसका मंदन क्या होगा? मंदन रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग यहाँ पर है 0 क्योंकि रेस्ट में लाई जाती है बॉडी, और प्रारंभिक वेग है 50 km/h और समय है 45 सेकेंड्स। क्योंकि आपके जो ऑप्शंस हैं वो सभी मीटर पर सेकंड में हैं, तो हमको इस km/h को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो ये किलोमीटर है, तो इसको हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। तो यहाँ से ये ऑप्शन आएगा 0.30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। So question number 94. What is the acceleration of an aeroplane taking off from landing field has to run 700 meters if it leaves the ground in 10 seconds from the start? लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर जमीन छोड़ देता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए टाइम और स्पीड चाहिए है, लेकिन ये डिस्टेंस बस दी हुई है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो आंसर की में है वो ऑप्शन सी है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम ये मिस प्रिंट है, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। पिछले वीडियो में एक त्रुटि हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 में हाउ मैनी अर्ग्स इन 1 जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो आंसर इसका हो जाता है सी, 10 की घात 7 अर्ग। ये 107 दिख रहा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 101, हाउ मेनी न्यूटन फॉर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 9.81 न्यूटन, 9.81 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 102, हाउ मेनी वाट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है बी, 735.5 वाट, 735.5 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 103, हाउ मैनी वाट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 746, 746 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द इक्विवेलेंट यूनिट फॉर 1 हॉर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? इसका सूत्र हो जाता है ऑप्शन ए, mgh जूल। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन हो जाता है इसका बी, 1/2 mv² जूल, 1/2 mv² जूल। क्वेश्चन नंबर 107, हाउ मच वर्क डन in 1 hour if a pump can raise 100 liters of water through a height of 200 meters in 1 minute? 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है? सो यहाँ पर वर्क डन या कार्य जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स या वेट जो है यहाँ पर दिया हुआ है 100 लीटर, जिसको हम 100 kg भी मान सकते हैं, और
जो डिस्प्लेसमेंट या हाइट है वो 200 मीटर्स है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वर्क डन इन 1 आवर, और ये वर्क डन ये वाला जो है ये दिया हुआ है 1 मिनट के अंदर। तो 1 आवर, क्योंकि ये 1 मिनट में वर्क है, इन 1 मिनट, तो 1 आवर में वर्क होगा यानी 60 मिनट में कितना वर्क। सो 100 kg मल्टीप्लाइड बाय 200 जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम विच इज 60 मिनट। तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि जो ऑप्शन है आपका 12 इंटू 10⁵ kg मीटर इस फॉर्म में दिया हुआ है। सो ये 105 नहीं लिखा हुआ है और 10⁵ लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108, what is the work done if a force of 250 newtons acted upon a body and the body has been moved through a distance of 15 meters? यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य होता है? तो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है। वर्क डन इक्वल्स टू बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर बल दिया हुआ है 250 न्यूटन और विस्थापन दिया हुआ है आपका 15 मीटर। तो यहाँ पर ये करने पर 3750 न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम जूल में डिनोट करते हैं, 3750 जूल्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109, what is the potential energy of a body of mass 250 kg is at a height of 30 मीटर? यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैथमेटिकल रिलेशन में लिखी जाती है m इंटू जी इंटू एच। तो जहाँ पर m है मास द्रव्यमान, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मास दिया हुआ है 250 kg और g हम लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट दी हुई है 30 मीटर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जूल्स में 73570 जूल्स। तो इसको हमको, क्योंकि ऑप्शन आपको किलो जूल में दिया हुआ है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आपका 73.57 किलो जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, what is the potential energy in a body of mass 10 kg kept on the top of a pole 20 meters height? यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई के पोल के ऊपर रखा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है 10 kg और g है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट है 20 मीटर। तो यहाँ से 1962 जूल्स, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन भी आपको जूल्स में ही है, तो 1962 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द वर्क डन इन जूल्स इफ अ लोड ऑफ 15.5 kg इज लिफ्टेड थ्रू ए हाइट ऑफ 4.4 मीटर्स? तो यहाँ पर एक लोड है जो है 15.5 kg। तो इसको हम यदि वर्क में करते हैं तो वर्क में हो जाएगा ये 15.5 इंटू जी जो है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर हमको वर्क डन हो जाएगा फोर्स जो है 15.5 इंटू 9.81 इंटू डिस्प्लेसमेंट 4.4 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 669 जूल्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड? एक 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट जो कि 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर m मास द्रव्यमान और v वेलोसिटी है। तो यहाँ पर मास जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, जिसको हमको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये 5 ग्राम्स है, तो डिवाइड बाई 1000, और वेलोसिटी है
मीटर पर सेकंड में 500 मीटर पर सेकंड 500 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 गुणे 5 गुणे 250000 डिवाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 625 जूल्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113, विच रिफर्स द टेम्परेचर, तापमान को क्या संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाता है बी, इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट, यह ऊष्मा की अवस्था बताता है। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, जूल। क्वेश्चन नंबर 115, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर हीट, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, कैलोरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड, 1 ग्राम पानी का 1 अंश सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, कैलोरी, 1 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? तो होता है डी, 1। क्वेश्चन नंबर 118, विच टाइप हीट इज द हीट एब्जॉर्ब और गिवन ऑफ बाय ए सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट, किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, सेंसिबल हीट। क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? आंसर हो जाएगा डी, 273 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 121, कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर स्केल का जो फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस बाई 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल्स टू डिग्री र्यूमर अपॉन 80 इक्वल्स टू के माइनस 273 बाई 100। ये फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है किसी भी टेम्परेचर स्केल का जो सवाल आता है कन्वर्जेंस का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम डिग्री सेल्सियस में 45 डिग्री डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू, इसको कन्वर्ट करना है हमको फ़ारेनहाइट में, f माइनस 32 अपॉन 180। इसको हम सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड बाई हम 20 कर देते हैं, तो 45 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू f माइनस 32 डिवाइड बाई 9। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 5 इंटू एफ माइनस 32 इक्वल्स टू 45 इंटू 9। सो f माइनस 32 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 5, f माइनस 32 इक्वल्स टू 81। सो f इक्वल्स टू 81 प्लस 32 which is equal to 113 degree. So option D is the correct option. Question number 122, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेम्परेचर स्केल का, जो कि हर बार लगभग एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर विल फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर्स गिव द सेम रीडिंग, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मोमीटर समान रीडिंग देते हैं। सो यहाँ पर हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स अपॉन 100 इक्वल्स टू x माइनस 32 अपॉन 180। हम पिछले वाले सवाल में जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, वही यूज़ करते हैं। सो x अपॉन 5 इक्वल्स टू x माइनस 32 अपॉन 9। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 160। सो 9x माइनस 5x हो जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू माइनस 160। सो x इक्वल्स टू माइनस 40। सो माइनस 40 डिग्री पर
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल सेम रीडिंग देते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123, कन्वर्ट -273 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। सो फॉर्मूले में हमने देखा था डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल्स टू K - 273 अपॉन 100। सो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू K - 273 और यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है -273 इक्वल्स टू K - 273। सो केल्विन एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर -273 प्लस 273 विच इज इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है। सो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के जो फॉर्मूले हैं F - 32 अपॉन 9। सो डिग्री सेल्सियस आपको फाइंड करना है। F इक्वल्स टू 20 - 32 अपॉन 9। सो 9C इक्वल्स टू 5 इंटू -12। सो 9C इक्वल्स टू -60। सो C इक्वल्स टू -60 डिवाइड बाई 9 which is equal to -6.67 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड बाय मरकरी थर्मोमीटर। वह अधिकतम तापमान जो मरकरी थर्मोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज द नेम ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तापमान मापने के उपकरण का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी बाईमेटेलिक थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 127, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट मेटल्स अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। 3000 अंश सेंटीग्रेड तक लाल गर्म धातुओं के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है ए रेडिएशन पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 128, विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। किस प्रकार का ऊष्मा संचार भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। तो आंसर हो जाता है ए कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 129, विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो। किस प्रकार का ऊष्मा संचार ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हवा के फ्लो द्वारा कौन सा हीट ट्रांसफर होता है। तो आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 130, विच वन इज द रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। ऊष्मा संचार की रेडिएशन विधि कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी द हीट फ्रॉम सन ट्रेवल थ्रू द स्पेस। सूर्य से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज कॉल्ड इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड एक्सपांड्स व्हेन हीटेड। यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए लीनियर एक्सपेंशन रेखीय प्रसार। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रेखीय प्रसार गुणांक। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई कौन सी होती है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट इज टर्म यूज फॉर 2x लीनियर एक्सपेंशन। 2x रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है, उसको क्या कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है सी कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन सुपरफिशियल प्रसार गुणांक। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट इज टर्म कॉल्ड फॉर 3x लीनियर एक्सपेंशन। 3x रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब सॉलिड में जो प्रसार होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तरफ। तो इसका आंसर हो जाता है डी कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन घनीय प्रसार गुणांक। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ रॉड इफ इट इज फाउंड टू बी 100 मीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100.14 मीटर लॉन्ग एट 100 डिग्री सेल्सियस। यदि एक रॉड 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लंबी और 100 डिग्री सेल्सियस पर 100.14 मीटर लंबी पाई जाती है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है।
सो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और ये होता है डेल्टा एल अपॉन L0 डेल्टा टी। सो यहाँ पर डेल्टा एल जो है इनिशियल लेंथ या प्रारंभिक लंबाई माइनस जो फाइनल लेंथ या आपकी L1 अपॉन L0 इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है। सो L0 माइनस L1 हो जाएगा 0.14 और L0 आपका दिया हुआ है 100 मीटर्स इंटू डेल्टा टी T1 माइनस T2 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस जो कि हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। सो आंसर इज 1.75 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137, what is called for the amount of heat required to rise the temperature of unit mass of a substance through 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। 138 हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर m इक्वल्स टू 120 लीटर्स, T1 इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस, T2 इक्वल्स टू 85 डिग्री सेल्सियस, S इक्वल्स टू 4.2। कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जहाँ पर ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। सो हीट या हीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू MS डेल्टा T। M इज मास और S स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर होते हैं। M यहाँ पर दिया हुआ है 120 लीटर से 120 kg हम इसको ले सकते हैं, और S दिया हुआ है 4.2 और डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 जो है 65। सो यहाँ पर 32760 किलो जूल एक करेक्ट आंसर आएगा और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 139, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 ग्राम ऑफ सैंड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इज इक्वल टू 0.1। 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना करें। सो हीट इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T, और यहाँ पर M जो है मास जो है आपको 85.5 ग्राम में दिया हुआ है, क्योंकि आपके ऑप्शंस भी जूल्स में हैं तो इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। स्पेसिफिक हीट आपको सैंड का 0.1 दिया हुआ है और चेंज इन टेम्परेचर 35 माइनस 20 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 128.25 जूल्स एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल इफ वी रिक्वायर 510 कैलोरीज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ मटेरियल फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है यदि 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो हीट इक्वल्स टू MS डेल्टा T। हीट आपको दिया हुआ है 510 कैलोरीज, मास दिया हुआ है 170 ग्राम, स्पेसिफिक हीट निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। सो S इक्वल्स टू 510 अपॉन 170 इंटू 30। सो S इक्वल्स टू 0.1। ये आपका आंसर है और ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 141, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 300 grams of copper, specific heat 0.092 calorie per gram from 25 degree Celsius to 75 degree Celsius in किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक 300 ग्राम
तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है? सो हीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर मास दिया हुआ है 300 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.092 और चेंज इन टेम्परेचर है 50। और आपको जो आंसर है वो बोला जा रहा है किलो कैलोरी में लाने के लिए। सो आप डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि जो आंसर आएगा वो कैलोरी में आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 1.38 किलो कैलोरी एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 142, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ कॉपर ingot weighing 400 kg is heated from 40 degree Celsius to 72 degree Celsius for the purpose of forging. Specific heat of copper is 0.09. Forging के उद्देश्य से 400 किलोग्राम वजन वाले तांबे के पिंड द्वारा 40 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है? सो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। मास आपको दिया हुआ है 400 kg और स्पेसिफिक हीट 0.09। चेंज इन टेम्परेचर आपको 32, क्योंकि 72 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 1152 किलो कैलोरी। ये आपका करेक्ट आंसर है और ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल्स दैट रेजिस्ट हीट फ्लो बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन? उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 144, विच वन इज हीट इंसुलेटिंग? इनमें से कौन सा ऊष्मारोधक है? आंसर हो जाएगा ए, थर्मोकोल। क्वेश्चन नंबर 145, विच वन हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? इसमें से ऊष्मा चालकता सर्वाधिक किस में होती है? आंसर हो जाएगा ए, सॉलिड आइस। क्वेश्चन नंबर 146, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए हीट इंसुलेटिंग मटेरियल? ऊष्मारोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? इसमें से ऊपर के 3 ऑप्शन जो हैं वो एक इंसुलेटर में होने चाहिए। क्या इससे संबंध नहीं रखता है? तो डी, डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 147, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स? रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कौन सा है? तो आंसर हो जाता है बी, पॉलीयूरेथेन। क्वेश्चन नंबर 148, विच वन इज द पुअर हीट इंसुलेटर? इनमें से कौन सा एक खराब ऊष्मारोधक है? तो आंसर है ए, ग्लास। क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड? किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित या पिघल जाता है? आंसर हो जाएगा बी, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या होता है? आंसर हो जाएगा ए, 660 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। इस सीरीज से आपको एग्जाम में फ़ायदा पहुंचेगा, इसलिए इस सीरीज के सभी वीडियो 2-3 बार ज़रूर देखें और ITI के अपने सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।